12 अक्टूबर 1972 सुबह 8:05 पर उरुग्वेन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 मोंटेवीडियो के करास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चिली के सैंटियागो के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। पैसेंजर्स में से 19 लोग ओल्ड क्रिश्चियंस रग्बी टीम के खिलाड़ी थे, जिनका सैंटियागो में इंग्लिश रग्बी टीम ओल्ड बॉयज के साथ एक महत्वपूर्ण मैच होने वाला था। इस यात्रा में उनके साथ उनके दोस्त और परिवार के सदस्य भी थे। केवल एक पैसेंजर ही ऐसा था जो इस ग्रुप के लोगों से जुड़ा हुआ नहीं था। प्लेन की कमान कर्नल जूलियो सेजार फराडेस के हाथ में थी, जो काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, जिन्हें 5117 घंटे की उड़ान का अनुभव था। वही लेफ्टिनेंट कर्नल डांटे हेक्टर लेगुरारा को पायलट की भूमिका में थे। मोंटेवीडियो से सैंटियागो की दूरी केवल 1500 किलोमीटर थी और ये सफर महज 4 घंटे का था। सभी के लिए ये एक आम फ्लाइट जैसी ही थी, इसलिए सभी पूरी तरह रिलैक्स थे। कोई अगले दिन होने वाले मैच को लेकर चर्चा कर रहा था, तो कोई अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ हंसी मजाक में मशगूल था। चारों तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। किसी को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि ये 4 घंटे की फ्लाइट उनकी जिंदगी की सबसे लंबी फ्लाइट बन जाएगी, जबकि कुछ के लिए ये उनकी आखिरी फ्लाइट साबित होगी। कुछ घंटे बाद प्लेन अर्जेंटीना के ऊपर उड़ान भरने लगता है। भले ही ये यात्रा केवल 4 घंटे की थी, लेकिन इस दौरान विमान को दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स में से एक एंडीज माउंटेन्स के ऊपर से होकर गुजरना था। ऊंची नीची और टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों की वजह से पायलट को बार बार प्लेन की डायरेक्शन बदलनी पड़ रही थी। विमान अभी अर्जेंटीना की एयर स्पेस में कुछ ही दूरी तय कर पाया था कि अचानक एंडीज की पहाड़ियों में तेज बर्फीला तूफान उठने लगा। कुछ ही पलों में चारों ओर घना अंधेरा छा गया। खराब मौसम में प्लेन को आगे ले जाना खतरनाक हो सकता था, इसलिए स्थिति को भांपते हुए प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। मौसम को खुलने में पूरा दिन गुजर गया और जब अगले दिन 13 अक्टूबर को मौसम थोड़ा साफ हुआ तो दोपहर 2:18 पर प्लेन ने दोबारा उड़ान भरी। जल्दी ही प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ आकाश में छाए घने बादलों के बीच से होकर गुजरने लगा। लेकिन इस दौरान प्लेन की कमान पायलट की जगह को पायलट के हाथों में थी। दरअसल पायलट फराडेस इससे पहले 29 बार एंडीज के ऊपर उड़ान भर चुके थे, लेकिन को पायलट लेगुरारा के पास इस तरह की लोकेशन में प्लेन उड़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए पायलट फराडेस ने ट्रेनिंग के लिए प्लेन की कमांड उनके हवाले कर दी थी और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। शुरू में तो सब सही रहा। करीब 1 घंटे तक उड़ान भरते हुए प्लेन बिना किसी रुकावट के प्लांचॉन पास के ऊपर पहुंच गया। क्रू को लगा कि क्यूरिको शहर के पास पहुंच चुके हैं और इसे क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। को पायलट को लैक ऑफ रेडार कवरेज और नेविगेशनल एरर की वजह से लग रहा था कि प्लेन एंडीज के पहाड़ों को पार कर क्यूरिको शहर के पास पहुंच चुका है, जबकि प्लेन अभी भी क्यूरिको से पूरे 70 किलोमीटर ईस्ट में था। पायलट फराडेस भी इस नेविगेशन एरर को नोटिस नहीं कर पाए और प्लेन की लोकेशन को मिसजज कर बैठे। इसके बाद को पायलट लेगुरारा ने एक और गलती करते हुए सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया कि वो कुछ मिनटों में क्यूरिको पहुंच रहे हैं और सैंटियागो के काफी करीब हैं, इसलिए फ्लाइट को लैंड कराने के लिए धीरे धीरे नीचे लाना चाहते हैं। सैंटियागो ट्रैफिक कंट्रोल ने भी बिना ज्यादा जांच किए फ्लाइट को अप्रॉक्स 3500 मीटर तक नीचे लाने के आदेश दे दिए। इसके बाद जो होने वाला था वो इस प्लेन में सवार 45 लोगों में से किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्लेन क्यूरिको में लैंड करेगा ये सोचकर को पायलट लेगुरारा धीरे धीरे प्लेन को करीब 1000 मीटर नीचे ले आता है और तभी अचानक प्लेन में एक भयानक अनइवन एयर मूवमेंट शुरू हो जाता है। प्लेन तेजी से हिलने डुलने लगता है और स्ट्रॉन्ग एयर पॉकेट्स एंड डाउनवर्ड एयर करंट की चपेट में आकर अचानक काफी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। पहले तो पैसेंजर्स इस सिचुएशन में भी हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब प्लेन बेकाबू होकर बहुत तेज ऊपर नीचे होने लगा तो तुरंत खुशनुमा माहौल ने खौफ और दहशत का रूप ले लिया। पैसेंजर्स ने घबराकर सीट बेल्ट्स बांध ली। सबने जब बाहर की ओर झांका तो वो सन्न रह गए। प्लेन घने बादलों के बीच से गुजरते हुए ऊंची पहाड़ियों से सिर्फ कुछ मीटर्स की दूरी पर था। अब उन्हें अपनी मौत बेहद करीब नजर आ रही थी। हर गुजरते पल के साथ सभी के अंदर घबराहट बढ़ने लगी। खौफ जल्दी ही चीख पुकार में बदलने लगा। पायलट और को पायलट ने प्लेन को ऊपर ले जाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब जो होने वाला था वो किसी के कंट्रोल में नहीं था। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन को भयंकर झटके लगने लगे और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दोपहर के 3:30 पर प्लेन के राइट साइड वाला विंग पहाड़ी से इतनी जोर से टकराया कि वो टूटकर प्लेन से पूरी तरह अलग हो गया। अभी दहशत से भरे यात्री इस सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि प्लेन का पिछला हिस्सा भी एक ऊंची चट्टान से टकरा गया और वो भी
भी टूटकर प्लेन से अलग हो गया। पिछले हिस्से के टूटने से प्लेन अब खुल चुका था और खुले हुए एरिया में से 3 पैसेंजर्स को हवा का प्रेशर सीट बेल्ट समेत सीधे बाहर ले गया और वो तीनों बर्फीली पहाड़ियों से जाकर टकरा गए, जिससे कुछ ही सेकंड्स में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस विनाशकारी टक्कर से 2 क्रू मेंबर्स को भी गंभीर चोटें आई और उन्होंने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। लेकिन इस मौत की उड़ान का अंत अभी बाकी था। प्लेन जो अब टुकड़ों में बट चुका था, एक बार फिर भयंकर गति से पहाड़ियों से टकरा गया। इस झटके से प्लेन का दूसरा विंग भी टूट गया और इससे बचा हुआ प्लेन का आगे का मेन पार्ट फ्यूजलेज बेकाबू होकर बर्फीली ढलानों पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की ओर फिसलने लगा। जिंदा बचे पैसेंजर्स डर कर चीख रहे थे और भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन इन बर्फीली पहाड़ियों में उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। प्लेन का फ्यूजलेज बर्फ पर 725 मीटर तक स्लाइड करता रहा और फिर एक गहरी खाई में गिर पड़ा। कुछ पलों के लिए वहां एक मनहूस सन्नाटा छा गया। चारों तरफ बस बर्फ, टूटा हुआ मलबा और मौत की दस्तक थी। लेकिन फिर अगले ही पल इस सन्नाटे को चीरती हुई दर्द भरी चीखें गूंज उठी। प्लेन का मलबा जैसे ही घाटी में झटके से रुका, बचे हुए घायल पैसेंजर्स अपनी जान बचाने के लिए चीखने और चिल्लाने लगे। कोई दर्द के मारे करहा रहा था तो कोई अपने प्रियजनों को खोने के गम में बेजान पड़ा था। कई लोग बेहोश थे और कुछ गहरे सदमे में जा चुके थे। जिन्हें थोड़ी कम चोटें आई थी वो सीट बेल्ट्स खोलकर किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन के टूटे हुए हिस्से से लगातार फ्यूल निकल रहा था और उसकी तेज गंध पूरी हवा में फैल चुकी थी। सबको डर था कि गलती से भी कहीं से आग की एक छोटी सी चिंगारी उठी तो प्लेन का यह हिस्सा भी आग का गोला बन जाएगा। इस वजह से कई घायल पैसेंजर्स असहनीय दर्द के बावजूद भी अपने शरीर को घसीटकर उस टूटे हुए प्लेन से बाहर कूद गए। इस सब में भी 9 और लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब तक 45 में से 12 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। पायलट फराडिस की भी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जिंदा बचे 33 लोग भी गंभीर रूप से घायल थे। किसी का सर फटा हुआ था तो किसी का पैर टूट गया था। किसी के शरीर में प्लेन के टूटे हुए हिस्से घुस चुके थे तो किसी की चोटें इतनी भयानक थी कि उनके इंटेस्टाइन का हिस्सा काटकर पेट से बाहर आ चुका था। चारों तरफ खून, दर्द और मौत का खौफनाक मंजर था जिसने बचे हुए लोगों के बीच एक भयंकर डर पैदा कर दिया। लेकिन अभी तो उनके दर्द की ये कहानी बस शुरू ही हुई थी। जिंदा बचे इन 33 लोगों के साथ आगे आखिर ऐसा क्या होता है कि उन्हें अपनी जिंदगी मौत से भी बदतर लगने लगती है। आइए जानते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। 1972, a Uruguayan Air Force plane commissioned for civilian flight crashed into the Andes. An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Their desperation for survival turned them into cannibals. How did 16 young men survive a plane crash and more than 2 months stranded in the mountains, surrounded by snow, with nothing to eat? बचे हुए 33 लोगों में से किसी ने अपने दोस्त को खो दिया तो किसी ने अपने परिवार वाले को। ये लोग खुद भी बहुत गंभीर चोट के शिकार हो चुके थे, लेकिन इनके अंदर अब भी जिंदा रहने की उम्मीद बाकी थी। इन लोगों में कैनेसा और गुस्तावो ज़ेर्बिनो नाम के 2 मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे। दोनों ने तेजी से घायल लोगों को फर्स्ट एड देना शुरू किया और उनके घावों पर मरहम पट्टी लगाने लगे। लेकिन कुछ की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के बचाना नामुमकिन था। प्लेन के को पायलट लागुरारा तो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड थे कि कॉकपिट के इक्विपमेंट्स उनके शरीर में घुसे हुए थे और उनकी दर्द के मारे जान निकली जा रही थी। उनका ये दर्द इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने पैसेंजर से ये तक कह दिया कि मेरी ड्रॉअर में एक पिस्टल रखी है, कोई मुझ पर रहम करो और उस पिस्टल से मुझे गोली मार दो ताकि मैं इस दर्द से मुक्त हो जाऊं। लेकिन वहां मौजूद कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और घंटों तक तड़पने के बाद आखिरकार को पायलट लागुरारा ने दम तोड़ दिया। अब 32 लोग बचे थे। उनके सामने चारों तरफ केवल बर्फीले पहाड़ थे। दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे, जानवर, नदी कुछ भी नहीं था। ठंड हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। उनके पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना कोई ऐसा ठिकाना था जहां छिपकर ठंड से बचा जा सके। जैसे ही रात हुई, एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में शरीर को जमा देने वाली सर्दी पड़ने लगी। भारी बर्फबारी हो रही थी जिससे लोगों की हालत बद से बदतर होती गई। इनमें से 5 लोग जो बहुत ज्यादा जख्मी थे वो इस भयंकर ठंड को झेल नहीं पाए और उन्होंने वही दम तोड़ दिया। अब सिर्फ 27 लोग जिंदा बचे थे। अपनी आंखों के सामने
उन्होंने अपने ही लोगों को इस तरह से मरते देख उनको समझ आ गया था कि अगर उन्होंने ठंड से बचने का कोई ठिकाना नहीं ढूंढा तो एंडीज की भयानक सर्दी उनकी भी जान ले लेगी। इसलिए उन्होंने मिलकर प्लेन के उस आगे के टूटे हुए हिस्से में से सीट और अन्य मलबे को हटाकर इसे एक क्रूड शेल्टर में बदल दिया। ठंड से बचने के लिए उन्होंने प्लेन के बैक साइड को अपने सामान, सीटों और अन्य चीजों से बंद कर दिया ताकि हवा अंदर न आ सके। अब उनको ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिली थी, साथ ही उन्हें यह भरोसा था कि किसी तरह उन्हें बस ये रात काटनी है और अगले दिन तक उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ ही जाएगी। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। दरअसल जब प्लेन के को-पायलट ने क्रैश से पहले सैंटियागो ट्रैफिक कंट्रोल से लैंड करने के लिए कांटेक्ट किया था, उसके कई घंटे बाद भी जब प्लेन लैंड नहीं हुआ और न ही उससे कांटेक्ट हो सका, तभी सैंटियागो ट्रैफिक कंट्रोल को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी। अथॉरिटीज के बीच हड़कंप मच गया था और उसी दिन चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस की टीम ने 4 एयरक्राफ्ट्स में सवार होकर को-पायलट की लास्ट रिपोर्टेड पोजीशन के पास प्लेन को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें प्लेन का नामो निशान नहीं मिला। अगले दिन अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के 11 एयरक्राफ्ट इस मिसिंग प्लेन की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ एयरक्राफ्ट क्रैश साइट के ऊपर से भी होकर गुजरते हैं, लेकिन नीचे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ था और चूंकि प्लेन भी सफेद रंग का था, इसलिए उन्हें नीचे कुछ भी नहीं दिखा। इसी बीच एक एयरक्राफ्ट जब सर्वाइवर्स के ऊपर से गुजर रहा था तो सभी सर्वाइवर्स जोर जोर से हेल्प के लिए पुकारने लगे, लेकिन रेस्क्यू टीम उन्हें तब भी नोटिस नहीं कर सकी। इसके बाद ये लोग फीमेल्स के लगेजेस से लिपस्टिक को कलेक्ट करके टूटे हुए प्लेन की छत पर बड़े बड़े लेटर्स में SOS लिखने की कोशिश करते हैं, ताकि जब अगली बार रेस्क्यू टीम का कोई एयरक्राफ्ट उनके ऊपर से गुजरे तो वो SOS लिखा देख ले। लेकिन उनके पास ज्यादा लिपस्टिक्स नहीं थी, इसलिए वो पूरा SOS नहीं लिख पाए। अगली बार जब उनके ऊपर से एयरक्राफ्ट गुजरता है तो सर्वाइवर्स रेस्क्यूअर्स का टेंशन अपनी ओर खींचने के लिए लगेज को बर्फ पर स्लाइड करने लगते हैं, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम होती है। वहां से 3 बार गुजरने के बावजूद रेस्क्यूअर्स उन्हें नहीं देख पाए थे। सर्वाइवर्स इस वजह से काफी निराश थे, लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। इसी उम्मीद में उनके पास जो भी खाने और पीने की चीजें थी उन्हें वो एक जगह इकट्ठा करने लगते हैं। सभी लगेजेस को पूरा खंगालने के बाद उन्हें उनमें से कुछ चॉकलेट्स, जैम के जार्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स और कुछ वाइन की बोतलें ही मिल पाती हैं। सब ये डिसाइड करते हैं कि इस पूरे सामान पर सबका बराबर का हक होगा और हर दिन सब बहुत कम कम चीजें ही खाएंगे। इसके बाद किसी ने एक चॉकलेट के छोटे से टुकड़े से दिन गुजारा तो किसी ने बस वाइन के एक ढक्कन को पीकर अपनी भूख और प्यास मिटाई। वहाँ क्योंकि उनके पास पानी नहीं था, इसलिए एक सर्वाइवर फीटो स्ट्रॉच ने शीट मेटल का इस्तेमाल कर सोलर पावर्ड वाटर कलेक्टर बनाया, जिससे बर्फ को पानी में कन्वर्ट किया गया। एक दिक्कत उनके सामने स्नो ब्लाइंडनेस की भी थी। सफेद बर्फ से जब सूरज की तेज किरणें टकराकर आंखों पर पड़ती हैं तो किसी की भी आंखें जल्द ही खराब हो सकती है। इसलिए कुछ लोगों ने कॉकपिट में मौजूद हरे प्लास्टिक के सन वाइजर को काटकर अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए उनसे 3 जोड़ी सनग्लासेस बना लिए। इन लोगों ने बर्फ पर चलते समय पैरों को ठंड से बचाने के लिए सीट कुशन्स को स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसी तरह खुद को बचाते हुए उन्होंने एंडीज की बेरहम पहाड़ियों में 3 दिन गुजार लिए थे। रात के समय तापमान गिरकर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था और रात का हर गुजरता पल मौत के सामने खड़ा कर देता था। किसी के भी पास इतनी ऊंचाई पर सरवाइव करने का कोई अनुभव नहीं था। तेज ठंड ने धीरे धीरे उनकी सेहत बिगाड़नी शुरू कर दी। रिकवर होने के लिए ना तो उनके पास कोई मेडिकल सप्लाईज थी, ना ही ठंड से बचने के लिए सफिशिएंट कोल्ड वेदर क्लोथिंग, इक्विपमेंट और ना ही पेट भरने के लिए खाना। हर तरफ सिर्फ बर्फ और मौत का साया मंडरा रहा था। हर बीतता दिन, हर बीतता पल उनके हौसले की कठिन परीक्षा ले रहा था। दूसरी तरफ सर्च टीम को ऑपरेशन शुरू किए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब तक रेस्क्यूअर्स को कोई सफलता नहीं मिली थी। प्लेन की लोकेशन का पता चलना तो दूर, उसका कोई क्लू तक हाथ नहीं लग पाया था। एक के बाद एक पूरे 8 दिन बीत जाते हैं और जब 8 दिन बाद भी सर्च टीम को कोई सुराग हाथ नहीं लगता तो सर्च ऑपरेशन को इस अजम्पशन पर बंद कर दिया जाता है कि एंडीज की हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन में कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं बच पाया होगा। इधर सर्वाइवर्स का 8वें दिन तक बहुत बुरा हाल हो चुका था। उनके पास खाने की चीजें लगभग खत्म हो चुकी थी। भूख से सभी बेहाल थे, उनके शरीर कमजोर पड़ने लगे थे और हर गुजरते दिन के साथ जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। भूख को मिटाने के लिए कई लोग सीट से कॉटन निकाल कर खाने लगे तो कुछ शूज के चमड़े को चबाने लगे, लेकिन इन चीजों से आखिर भूख कैसे मिट सकती थी। इन चीजों ने उल्टा उन्हें और बीमार कर दिया। उनके ऊपर मुसीबत का सबसे बड़ा पहाड़ तब टूटा जब 10वें दिन उन्हें प्लेन से एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है। किसी तरह रेडियो को चालू किया गया, लेकिन उससे केवल दूसरी तरफ की आवाज सुनी जा सकती थी।
थी और कोई भी मैसेज दूसरी साइड नहीं भेजा जा सकता था। वो कान लगाकर ये सुनने में लगे हुए थे कि बाहर उन्हें ढूंढने के लिए क्या किया जा रहा है। बहुत देर बाद उन्हें उनसे जुड़ी हुई एक खबर सुनाई देती है। उन्हें उस रेडियो के जरिए पता चलता है कि उन्हें डेड मानकर सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। इस खबर को सुनते ही उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कई लोग ये खबर सुनते ही बुरी तरह रोने लगे। भूख और ठंड ने पहले ही उनकी हालत खराब कर रखी थी। अब इस खबर से उनके जिंदा रहने का हौसला भी टूट चुका था। भूख ने उनकी सोचने समझने की ताकत छीन ली थी और अब वो जो कदम उठाने वाले थे उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जब सभी इस खबर के सदमे में ही थे कि तभी उनमें से केनेसा नाम का एक शख्स शेल्टर से बाहर निकलता है और मरे हुए लोगों की जो डेड बॉडीज बाहर पड़ी हुई थी उनमें से एक डेड बॉडी को वो कांच के टुकड़े से काट कर खाने लगता है। जब बाकी लोग उसे ऐसा करते देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। सब उसको इसके लिए बुरा भला कहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको भूखा रहते हुए कई दिन गुजरने लगते हैं तो एक एक कर सभी अपनी जान बचाने के लिए अपने ही मरे हुए साथियों के शरीर का मांस खाना शुरू कर देते हैं। जिनका मांस वो खा रहे थे उनकी आंखों के सामने उन्हीं दोस्तों और परिवार वालों के मुस्कुराते चेहरे घूम रहे थे। वो पहले मांस के टुकड़ों को काटते, फिर उसे धूप में सुखाकर खाते। कई लोग जो बहुत धार्मिक थे उन्हें ऐसा करना पाप लगता था, इसलिए उन्होंने कई दिन तक ऐसा नहीं किया, लेकिन एट लास्ट जिंदा रहने के लिए वो भी अपनों का मांस खाने लगे। पराडो के लिए ये और भी दर्दनाक था। उसकी माँ और बहन इस हादसे में मारी गई थी। वो नहीं चाहता था कि उनके शरीर को भी भोजन बना लिया जाए, इसलिए उनके मरे हुए शरीर से वो लिपट कर बैठा था। लेकिन धीरे धीरे उसे भी पता चला कि भूख इंसान से कुछ भी करा सकती है, इसलिए वो सभी लोगों के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि उसकी माँ और बहन के मरे शरीर को सबसे आखिर में खाया जाए। सब इसके लिए तैयार हो गए। इसी बीच सभी ने एक दूसरे को ये परमिशन भी दी कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को वो लोग खा सकते हैं। ये सब कुछ रूह को कपा देने जैसा था। सोचने वाली बात है कि इन लोगों के साथ आखिर इससे बुरा क्या हो सकता था, लेकिन किस्मत अब भी उन पर सितम ढाने से बाज नहीं आ रही थी। भूख, ठंड और बेबसी से लड़ते हुए उन्होंने एंडीज की इन बर्फीली पहाड़ियों में 16 दिन गुजार लिए। 16वें दिन की जब रात हुई तो ठंड से बचने के लिए सभी लोग एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे कि तभी अंधेरी रात में वहां अचानक एक डरावनी गड़गड़ाहट गूंज उठती है। एंडीज पर एक भयानक एवलांच आया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शेल्टर की दीवारें टूटने लगी और देखते ही देखते बर्फ का एक विशाल सैलाब अंदर तक घुस आया। कुछ ही सेकंड्स में पूरा शेल्टर और उसमें मौजूद लोग बर्फ के नीचे दब गए। उनका दम घुटने लगता है। जिनके भीतर अब भी थोड़ी जान बाकी थी वो बर्फ को खोदकर खुद को और अपने साथियों को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब तक सभी को बाहर निकाला जाता तब तक 8 लोग ठंड और दम घुटने की वजह से अपनी जान गंवा चुके थे। अगले 2 दिनों तक बर्फीले तूफान रुक रुक कर आते रहे, जिन्होंने बचे हुए 19 लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। 1 नवंबर को जब मौसम साफ हुआ तब जाकर बचे हुए 19 लोगों को थोड़ी राहत मिली। सूरज निकल चुका था और वो बाहर आकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करने लगे। उन्होंने खिड़कियों से जमी हुई बर्फ हटाई ताकि भीतर रोशनी आ सके। बर्फ इतनी जम चुकी थी कि शवों को बाहर निकालने और विमान के अंदर की जगह साफ करने में पूरे 3 दिन लग गए। इस भयानक एवलांच से किसी तरह उभरने के बाद सभी 19 लोगों ने तय किया कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो उन्हें खुद ही कोई रास्ता खोजना होगा। आखिर कब तक ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर मौत का इंतजार किया जाए? उन्होंने तय किया कि पहाड़ों के ऊपर चढ़कर वो आगे की ओर जाएंगे और मुमकिन है कि उन्हें वहां कोई बस्ती, पेड़ पौधे, नदी या जानवर मिल जाए। उन्होंने प्लेन के क्रैश होने से पहले को पायलट को बार बार कहते हुए सुना था कि वो क्यूरिको के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, इसलिए उन्हें भरोसा था कि अगर वो कुछ किलोमीटर वेस्ट की ओर बढ़े तो चिली की सीमा के करीब पहुंच सकते हैं। इन 19 लोगों में केनेसा, पराडो और विजिंटन फिजिकली सबसे अधिक फिट थे, इसलिए इन तीनों ने आगे बढ़कर मदद ढूंढने का फैसला किया। पराडो के लिए ये एक मौका भी था। उसे उम्मीद थी कि अगर वो वक्त रहते मदद ढूंढने में कामयाब हो जाता है तो शायद उसकी बहन और माँ की लाश उसके साथियों को खानी नहीं पड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ पराडो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए काफी मोटिवेटेड था। जब ये तय हो गया कि केनेसा, पराडो और विजिंटन मदद की तलाश में ऊपर पहाड़ियों पर जाएंगे तो बाकी के 16 लोगों ने उन्हें अपने हिस्से का मीट दे दिया ताकि सफर के दौरान उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे। ठंड से बचने के लिए उन तीनों ने एक के ऊपर एक कई कपड़े, कई शर्ट और जीन्स पहन ली और तीनों सफर पर निकल पड़े। पहले तो वो कुछ दूर वेस्ट की ओर चले, लेकिन जल्दी ही ग्लेशियर सर्क ने उनके आगे बढ़ने में बाधा डालनी शुरू कर दी, इसलिए तीनों वेस्ट की बजाय ईस्ट की ओर जाने लगते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि घाटी आगे जाकर यू टर्न
डायरेक्शन लेगी और उन्हें चिली की ओर ले जाएगी। 15 नवंबर को करीब 1.6 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें प्लेन के पिछले हिस्से का मलबा मिला। वो जब उसे खंगालते हैं तो उन्हें कुछ लगेज मिला, जिसमें चॉकलेट के कुछ पैकेट्स, 3 मीट पैटीज, शराब की कुछ बोतलें, कुछ कपड़े, दवाइयाँ, कॉमिक बुक्स और सबसे जरूरी एयरक्राफ्ट की बैटरी मिलती है। तीनों यही रात गुजारते हैं और अगली सुबह फिर से ईस्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। चढ़ाई करते हुए जब रात हो जाती है तो कड़ाके की ठंड से वो कांपने लगते हैं और घबराकर तीनों वापस प्लेन के उस पिछले हिस्से में लौट आते हैं। यहाँ से उन्हें जो बैटरीज मिली थी उससे वो उस रेडियो को 2-वे कम्युनिकेशन के लिए चालू करना चाहते थे, जो उन्हें प्लेन के अगले हिस्से में मिला था। वो इसके जरिए सैंटियागो में मदद के लिए SOS मैसेज भेजना चाहते थे, लेकिन रेडियो नीचे था और वहां तक भारी भरकम बैटरीज को लाद कर ले जा पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो अगले दिन फ्यूजलेज से उस रेडियो को प्लेन के टेल में ले आते हैं। वो इस बार रॉय हार्ली नाम के शख्स को भी अपने साथ ले आते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी बहुत समझ थी। रॉय हार्ले रेडियो को बैटरी की मदद से चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या ये थी कि उसे ऑन करने के लिए 115 वोल्ट AC पावर की जरूरत थी, जबकि उन्हें प्लेन के टेल से जो बैटरी मिली थी वो 24 वोल्ट DC की थी। कई दिनों की कोशिशों के बाद भी जब वो रेडियो को 2-वे कम्युनिकेशन के लिए चालू नहीं कर सके तो उन्होंने बैटरी को वहीं छोड़ दिया और सभी वापस नीचे फ्यूजलेज के पास आ गए। जब चारों वहां पहुंचे तब तक वहां 2 और लोगों की मौत हो गई थी। अब केवल 17 सर्वाइवर्स बचे थे। देखते ही देखते उन्हें एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में फंसे 60 दिन बीत चुके थे। ठंड और भूख के कारण वो लोग बीमार पड़ चुके थे और उनका वजन लगातार गिरता जा रहा था। न्यूमा टुर्कैटी की भी मौत हो गई। मौत के समय उनका वजन घटकर केवल 25 किलो रह गया था। कैनेसा, पराडो, विजिंटन को भी वापस लौटे काफी दिन हो गए थे। कैनेसा तो बिल्कुल हार मान चुका था। उसे लगता था कि उन्हें पहाड़ों पर जाकर कोई मदद नहीं मिल सकेगी, लेकिन पराडो बैठे बैठे मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने किसी तरह कैनेसा को फिर से पहाड़ों की चढ़ाई करने के लिए मना लिया। इसके बाद कैनेसा, पराडो और विजिंटन 12 दिसंबर को एक बार फिर सफर पर निकल पड़ते हैं। इस बार वो वेस्ट की ओर 12,020 फीट ऊंची ग्लेशियर पर चढ़ने का फैसला करते हैं। तीनों के पास ना तो रॉक क्लाइंबिंग गियर था, ना ही कोई एरिया मैप और ना कंपास था। इससे पहले तीनों को कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि या तो वो मदद ढूंढ कर लाएंगे या फिर चलते चलते अपनी जान गंवा देंगे। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जा रहे थे, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा था। तीनों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इतने मुश्किल हाल में भी दिन में वो लगातार आगे बढ़ते और रात को कड़ाके की ठंड से बचने के लिए इम्प्रोवाइज्ड स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करते। 3 दिनों तक लगातार चढ़ाई करने के बाद तीनों लोग ग्लेशियर को पार करते हुए 14,774 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। उन्हें विश्वास था कि इतनी ऊंचाई पर आने के बाद उन्हें चिली की हरी भरी घाटियां दिखाई देंगी, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत चारों तरफ अब भी केवल बर्फ से ढके पहाड़ थे। इसे देखकर तीनों हैरान रह गए। उनके पास शोक मनाने का वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर से हिम्मत बटोरी और आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने इस बीच ये भी रियलाइज किया कि उनका सफर उनके अनुमान से काफी लंबा हो चुका है और आगे भी पता नहीं उन्हें कितना वक्त लगेगा। उनके पास इतने लंबे सफर के लिए 3 लोगों के हिसाब का खाना नहीं था, इसलिए विजिंटन को वापस भेज दिया गया। इसके बाद पराडो और कैनेसा आगे बढ़ने लगते हैं। हर बढ़ते कदम के साथ उनकी थकान और निराशा बढ़ती जा रही थी, लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि मौत के उन तक पहुंचने से पहले शायद उन्हें वो मिल जाएगा जिसकी उन्हें तलाश है। 7 दिनों तक लगातार वेस्ट की ओर चलते रहने के बाद 18 दिसंबर को स्नो धीरे धीरे कम होने लगती है। स्नो के कम होने से उनके लिए मुश्किल थोड़ी कम हो जाती है। आगे बढ़ते रहने पर पराडो को पानी की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों आगे की ओर भागते हैं और देखते हैं कि एक आइस वॉल से पानी बहकर नीचे एक वैली में गिर रहा है। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उन्हें यकीन था कि ये पानी जरूर किसी नदी की तरफ जा रहा होगा, इसलिए अगले 2 दिन तक वो दोनों उसी को फॉलो करते रहते हैं। पराडो को यात्रा के 9वें दिन ऐसी चोटियां दिखी जिन पर बर्फ नहीं थी। पराडो को पूरा यकीन था कि यही घाटी पहाड़ से बाहर निकलने का रास्ता होगी। अब उन्हें यहाँ इंसानी जीवन के कुछ संकेत मिलने लगे थे। कुछ दूर और चलने पर उन्हें हरियाली और वहां चरती हुई कुछ गाय दिखाई देती है। जल्दी ही दोनों एक नदी के पास पहुंच गए और दोनों ने वही रात बिताने का फैसला किया। वो वहां लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं ताकि आग के सहारे उन्हें कुछ गर्माहट मिल सके, लेकिन तभी उन्हें नदी के दूसरे पार 3 घुड़सवार दिखाई देते हैं। पराडो और कैनेसा मदद के लिए पूरी ताकत से चिल्लाने लगते हैं। नदी के पानी का बहुत शोर था, लेकिन फिर भी किस्मत से एक घुड़सवार ने उन्हें नोटिस कर लिया। पानी के शोर की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कह रहे हैं।
उसने जवाब में कुछ कहा, लेकिन पानी के शोर में पराडो और कैनेसा को केवल एक शब्द सुनाई देता है, टुमारो। अगले दिन वो घुड़सवार 2 और लोगों के साथ लौटता है। वो एक पत्थर में एक कागज और पेन लपेटकर उनकी तरफ फेंकता है। उस कागज पर पराडो एक मैसेज लिखकर वापस घुड़सवारों की ओर फेंक देता है। इसमें उसने लिखा था, हम उस प्लेन से आए हैं जो कई दिन पहले एंडीज के पहाड़ों में क्रैश हो गया था। हम यूरुग्वेन हैं और 10 दिनों से मदद के लिए भटक रहे हैं। एंडीज में हमारे जैसे 14 घायल लोग मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे पास खाना नहीं है, हम बहुत कमजोर हो चुके हैं, हमसे चला तक नहीं जा रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। इन घुड़सवारों ने भी एंडीज प्लेन क्रैश की कहानी सुन रखी थी, लेकिन इतने दिनों के बाद भी इसमें सवार लोगों को जिंदा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसके बाद कैनेसा और पराडो को पास के ही गांव लॉस मेंटेनेस लाया गया, जहां उन्हें खाने को खाना और आराम करने को बिस्तर दिया गया। लगातार ठंड में क्लाइंबिंग करने के कारण दोनों गंभीर रूप से बीमार हो चुके थे। कैनेसा का आधा वजन घट चुका था। इस बीच एंडीज में प्लेन क्रैश के सर्वाइवर्स की खबर को पास के लोकल पुलिस स्टेशन और फिर सैंटियागो स्थित आर्मी हेडक्वार्टर्स तक भेज दिया गया। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, प्लेन क्रैश में जिंदा बचे इन लोगों की कहानी पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल गई। इधर एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में मौजूद बाकी के 14 लोग भी प्लेन में मौजूद रेडियो पर इस उम्मीद में कान लगाए हुए थे कि न जाने कब उन्हें कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। इसी बीच उन्हें रेडियो पर सुनाई देता है कि 2 महीने पहले हुए प्लेन क्रैश में 2 जीवित लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं। जैसे ही वो 14 लोग इस खबर को सुनते हैं, वो खुशी से झूम उठते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। प्लेन क्रैश के 72 दिन बाद 22 दिसंबर को रेस्क्यू टीम 3 हेलीकॉप्टर्स में सवार होकर एंडीज में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए उड़ान भरती है। पराडो भी रेस्क्यूअर्स के साथ हेलीकॉप्टर में सवार था ताकि वो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर्स को एंडीज तक पहुंचने में शाम हो गई एंड हाई ऑल्टीट्यूड एंड वेट लिमिट के कारण पहले दिन केवल 6 लोगों को ही बचाया जा सका। अब भी वहां 8 लोग रह गए थे और उन्हें अब ये एक रात सालों जितनी लंबी लग रही थी। आखिरकार 23 दिसंबर की सुबह बाकी बचे हुए लोगों को भी सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया। पूरी दुनिया में इन 16 सर्वाइवर्स की कहानी चर्चा का विषय बन चुकी थी। 72 दिनों तक बिना किसी मदद के बर्फीले पहाड़ों में जिंदा रहने की वजह से किसी ने उन्हें मेहनत और सब्र की मिसाल माना, तो किसी ने उन्हें अमानवीय और घृणित बताकर उनकी आलोचना की कि आखिर कैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए अपने ही साथियों के मरे हुए शरीर को खा सकता है। ये इंसानी जज्बे और साहस की ऐसी कहानी है जो इससे पहले कभी नहीं सुनी गई थी। ये पहली बार था जब 16 लोग बर्फ से ढके निर्जन पहाड़ों पर भयानक ठंड, भीषण भूख और भयंकर हालातों के बावजूद 72 दिनों तक जिंदा रह सके थे। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये इंसिडेंट इस बात की मिसाल था कि अगर इंसान के अंदर अटूट हौसला, सब्र और उम्मीद हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है।